जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 13 ऑफ स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी। लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर नंबर 12 में बात की थी अबाउट द नी जॉइंट, नी पेन से रिलेटेड हम लोगों ने बात की थी। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोगों ने कॉमन कॉजेज पढ़ी थी और लेस कॉमन कॉजेज पढ़ी थी कि व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ नी पेन अमंग स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स एंड व्हाट विल बी द लेस कॉमन कॉजेज ऑफ नी पेन अमंग द स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स और एथलीट्स। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी अबाउट द मिनिस्कल इंजरीज, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज जो है नी पेन की डेट इज अ मीडियल मिनिस्कल इंजरी। ठीक है, और इसके अलावा फिर हम लोगों ने बात की थी अबाउट द कोलेट्रल लिगामेंट इंजरी, जिसमें आपके पास मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट भी आ जाता है, लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट भी आ जाता है। फिर हम लोगों ने बात की थी अबाउट द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी। हम लोगों ने बात की थी कि व्हाट विल बी द मैकेनिज्म्स, ठीक है, what will be the pathognomonic features of ACL injury, that is Segon fracture and uh, bone की जो contusion है, ठीक है, these are two are the pathognomonic features of anterior cruciate ligament injury। और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी में भी हम लोगों ने मैकेनिज्म की बात की थी और हमने बात की थी अबाउट द ब्रेडिंग। आफ्टर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, डेट आर रिकरेंट इंजरी ऑफ द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, these two are the commonest recurrent these are the two commonest pathological conditions that can occur after injury to the anterior cruciate ligament. So today is our lecture regarding the thigh pain। ठीक है, हम थाई पेन से रिलेटेड बात करेंगे आज। हमने उसको थाई पेन को डिवाइड किया है इनटू द इंटीरियर थाई पेन एंड पोस्टीरियर थाई पेन। ठीक है, कुत्तों की बिल्लियां कुत्तों की बिल्लियां और माँ मेरी बेटी so we have divided the thigh pain into three compartments. The one is anterior thigh pain and the second one is medial thigh pain and the third one is posterior thigh pain। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द इंटीरियर थाई पेन। ठीक है, देयर आर टू कॉमन कॉजेज ऑफ इंटीरियर थाई पेन अमंग स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स और अमंग athletes। The first one is there can be a contusion, ठीक है, and the second one is there may be a muscular strain। ठीक है, now what is the difference between contusion and a muscular strain? ठीक है, contusion will always occurs as a result of a direct blow to the thigh, ठीक है, or to a muscle group or to a single muscle। ठीक है, if there is a direct blow to a muscle or a muscle group or a thigh, there are possible chances that blood vessels rupture due to the direct blow that has been occurred, or then if there is a rupture of the blood vessels, then there will be bleeding। ठीक है, and bleeding will further causes anoxia, ठीक है, absence of oxygen as a result of pressure building within the compartment। ठीक है, that anoxia can further result in secondary damage to the muscles or the compartments। ठीक है, now what I have told you के anterior thigh pain के पास anterior thigh pain के लिए दो causes हैं। ठीक है, most important among sports individuals। एक है आपके पास contusion और second है आपके पास muscular strain। ठीक है, contusion हमेशा तब ही होगा जब आपको थाई पे कोई direct blow होगा। ठीक है, for example if there is a
steel pole, ठीक है, and an athlete or an individual collapse with that, or if there are collapse of two athletes with each other, ठीक है, then there are chances that the thigh can get contused or there is a contusion, ठीक है। जब भी direct blow होता है thigh के ऊपर, तो there are possible chances that the muscles with the blood vessels, ठीक है, जितने भी muscles हैं आप सबको पता है उनमें आपके पास vascularity है, ठीक है, और वो जो blood vessels हैं they will rupture instantly, ठीक है, at the time of blow, ठीक है, और जब से ही blood vessels rupture होती हैं, ठीक है, तो आपका blood जो है वो escape कर जाता है blood vessels को और आपके थाई के कंपार्टमेंट को कवर कर लेता है या मस्कुलर कंपार्टमेंट को कवर कर लेता है। तो जैसे ही ब्लड बाहर निकलेगा, ठीक है, ऑब्वियसली वो जो ब्लड होगा इटसेल्फ वो फर्दर, आप सबको पता है आपके थाई को हम लोगों अगर आप लोगों को एनाटॉमी याद हो तो थाई को हम लोग डिवाइड करते हैं into anterior thigh, medial thigh and posterior thigh on the basis of the compartments that is a fascia that is dividing these compartments into three portions, the anterior one, the medial one and the posterior one, ठीक है। So if anterior thigh has the most common chance of getting a contusion, so the blood will not escape the compartment, ठीक है। This is a single case, and a second case is that if there is a bleeding, that blood will either not escape the muscular compartment. देखो मसल्स के अपनी एक फेशियल शीट होती है, ठीक है, और उसके बाद मसल्स जिस कंपार्टमेंट में पड़े हैं वहां पर एक शीट है, ठीक है, जो मसल्स को एक ही कंपार्टमेंट में रखे हुए है, ठीक है, सही है। अगर ब्लीडिंग हुई है तो एक तो ब्लीडिंग वो होगी कि जो मसल के कंपार्टमेंट में रहेगी, ठीक है, और किसी और मसल को अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, मसल के अपने अंदर वो ब्लीडिंग रहेगी। और एक ब्लीडिंग ऐसी है जो पूरे कंपार्टमेंट में फैल जाएगी लेकिन एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द टू पॉसिबल केसेस, the one is called intermuscular contusion and the other one is called intramuscular contusion, ठीक है। इंट्रामस्कुलर कंट्यूजन में जो आपका ब्लड है, ठीक है, इट विल एस्केप द मस्कुलर कंपार्टमेंट एंड स्प्रेड्स इनटू होल कंपार्टमेंट, ठीक है, जो कि आपका इंटरमस्कुलर जो इंट्रामस्कुलर है उसमें आपके पास इंट्रामस्कुलर कंपार्टमेंट में जो होगा वो ब्लड कंपार्टमेंट में फिल्ड रहेगा, एक ही कंपार्टमेंट में रहेगा, जबकि जो इंटरमस्कुलर है उसमें जो ब्लड होगा इट विल एस्केप थ्रू द कंपार्टमेंट इनटू अदर कंपार्टमेंट्स, ठीक है। मीन्स टू से इंटरमस्कुलर कंपार्टमेंट क्या है कि इफ देयर इज अ कंट्यूजन, ठीक है, इफ देयर इज अ ब्लीडिंग आफ्टर अ कंट्यूजन द ब्लड विल रिमेन, द ब्लड विल एस्केप थ्रू द compartments, ठीक है। This is actually what it is called intermuscular contusion or intermuscular hematoma, जिसमें blood escape कर जाएगा from one compartment into the other compartment, ठीक है। The second one is intramuscular, जिसमें आपका एक ही compartment जिसमें contusion हुई है उसी में blood आपका रहेगा और किसी और other compartment में escape नहीं करेगा। This is intramuscular contusion और intramuscular hematoma, ठीक है। Now which of the following is more severe and painful? Obviously जिसमें आपका blood spread नहीं कर रहा into other compartments or into the adjacent compartments, ठीक है, that is intramuscular compartment या intramuscular hematoma, ठीक है, उसमें आपकी पेन ज्यादा होगी और ज्यादा सीवियर कंडीशन होगी वो, क्योंकि जो ब्लड होता है अगर वो एक क्लोज कंपार्टमेंट में रह जाए, फिल होना शुरू हो जाए, तो फिर वही ब्लड क्या करेगा, आपकी फर्दर जितनी भी ब्लड वेसल्स होंगी वहां पर जो वेस्कुलर सप्लाई लेकर आ रही हैं, ठीक है, और लेकर जा रही हैं, वो सारी क्या होना शुरू हो जाएंगी, कंप्रोमाइज्ड होना शुरू हो जाएंगे, इम्पिंचमेंट स्टार्ट हो जाएगी उनकी ड्यू टू द प्रेशर ऑफ डेड ब्लड, ठीक है, विद इन द कंपार्टमेंट।
जिसकी वजह से फर्दर एनॉक्सिया होना शुरू हो जाएगा, हाइपोक्सिया होगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल गेट इनटू द एनॉक्सिया, ठीक है, एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। और जैसे ही आपकी एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की तो फिर फर्दर टिश्यू डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इंट्रामस्कुलर हेमाटोमा इट इज मोर severe and more painful condition as compared to intermuscular hematoma in which the blood escapes from one compartment into the adjacent compartments, ठीक है। Now what will happen, what will be the pathology, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि जी ब्लड वेजल्स रप्चर होंगी, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग के बाद क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा और वो प्रेशर बिल्डअप एनॉक्सिया कॉज करेगा और एनॉक्सिया फर्दर टिश्यू डैमेज कॉज करेगा। तो ऑब्वियसली जितने भी आपके मसल्स में मायोफिब्रिल्स हैं, सार्कोमेयर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी क्या आएगा, प्रेशर आएगा, आपके पास ऑक्सीजन लॉस हो जाएगी, ठीक है, मसल्स अपना मेटाबॉलिज्म मेंटेन नहीं रख सकेगा और दे विल गेट इनटू द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, ठीक है, वो अपना काम करना छोड़ देंगे, दे विल इंस्टेंटली गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, ठीक है। नाउ what will happen, ठीक है, if as a physical therapist you are going to examine that individual, ठीक है, जब आप उसको palpate करोगे, ठीक है, तो आपको टेंडरनेस मिलेगी, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज आप एक्टिव कॉन्ट्रेक्शन करोगे तब भी पेशेंट को पेन होगी और जब आप पैसिव स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे तब भी पेशेंट को पेन होगी, ठीक है। सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। Tenderness on palpation, range of motion will get restricted, extension भी restrict हो जाएगी, flexion भी restrict हो जाएगी, ठीक है, और it can restrict hip joint movements as well, ठीक है। And the third one is active contraction can cause pain of that muscle, particular muscle, and passive stretch of that particular muscle will cause pain. Now the important, what is the importance of a physical therapist? Our importance is कि हमें फौरन से आइडेंटिफाई होना चाहिए which muscle is actually having a contusion, ठीक है, और a muscle group is having a contusion, ठीक है। quadriceps मसल क्योंकि एंटीरियर थाई पे एंटीरियर कंपार्टमेंट को ऑक्यूपाई करते हैं तो quadriceps मसल्स का कंट्यूजन सबसे ज़्यादा कॉमन है। लेकिन इस quadriceps मसल्स में आपके पास 4 मसल्स हैं, हमने देखना है whether it is a rectus femoris, whether it is vastus medialis, whether it is vastus lateralis or whether it is vastus intermedius, ठीक है, which actually the muscle is having a contusion, ठीक है, और एन एपिसोड ऑफ अ डायरेक्ट ब्लो, ठीक है, सही है। और ये हमें कैसे पता चलेगा, दीज फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट विल कंफर्म टेंडरनेस एंड palpation, एक्टिव contraction will cause pain, passive stretch of that muscle will cause pain, ठीक हो गया, एंड द रेंज ऑफ मोशन विल बिकम रिस्ट्रिक्टेड एज वेल, ठीक है। नाउ मैंने आपको टाइप्स बता दी कंट्यूजन की, इट कैन बी इंटरमस्कुलर और इट कैन बी अ इंट्रामस्कुलर हेमाटोमा, ठीक है। नाउ आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है, जो रेंज ऑफ मोशन एट द फर्स्ट इंस्टेंस जो रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट होगी, आफ्टर 24 आवर्स दैट रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्शन विल बिकम स्वेयर, ठीक है। अब जो 24 आवर्स के बाद जो आपकी रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हुई है, दैट विल आइडेंटिफाई द ग्रेड ऑफ द कंट्यूजन, वेदर इट इज माइल्ड, वेदर इट इज मॉडरेट एंड वेदर इट इज स्वेयर आफ्टर 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद जो रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो रही होगी, इट विल आइडेंटिफाई द ग्रेड ऑफ द कंट्यूजन, ठीक है, आइदर इट इज माइल्ड, मॉडरेट एंड स्वेयर, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ग्रेडिंग, ठीक है, इसमें वो सबसे पहले आपको बताता है माइल्ड, ठीक है, पेशेंट में और मे नॉट रिमेंबर द इंसिडेंट, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज के द पेशेंट और द एथलीट विल कंटिन्यू his or her physical activity, ठीक है। Now the range of motion that is restricted is 5 to 20%. 5 to 20% of the range of motion is restricted. There will be a minimal loss of strength, There will be a tenderness on palpation,
एंड देयर विल बी सोरनेस, ठीक है, जैसे हम डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस की बात करते हैं या एक्यूट ऑनसेट मसल सोरनेस की बात करते हैं, तो देयर विल बी अ सोरनेस आफ्टर 24 आवर्स और आफ्टर 48 आवर्स, ठीक है, सही है। सोरनेस की फीलिंग आएगी इन माइल्ड टाइप ऑफ मसल कंट्यूजन। If we talk about the second grade, that is the moderate and grade of contusion, obviously patient will remember the incident, ठीक है, but he or she may can continue the physical activity, ठीक हो गया, सही है, उसको अपना इंसिडेंट जरूर याद होगा लेकिन वो अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। नाउ द रेंज ऑफ मोशन विल बिकम रिस्ट्रिक्टेड, ऑब्वियसली 20 से 50% तक जो उसकी रेंज ऑफ मोशन होगी वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। मॉडरेट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि फुल वेट बेयरिंग पॉसिबल होती है, लेकिन अक्सर वो पेशेंट क्या करेगा, लिंपिंग करेगा, ठीक है, एंटैल्जिक गेट शो करेगा। फुल वेट बेयरिंग होगी लेकिन वो लिंप करेगा या एंटैल्जिक गेट शो करेगा, ठीक है। मॉडरेट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, रेंज ऑफ मोशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड बाय 20 to 50%, ठीक है, समझ आ गई बात की। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्फीयर टाइप ऑफ मसल कंट्यूशन, ठीक है, पेशेंट विल ऑब्वियसली नो द इंसिडेंट, ठीक है, उसको इंसिडेंट बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दैट इंसिडेंट विल आस्क हिम और हर टू स्टॉप दैट फिजिकल एक्टिविटी इंस्टेंटली, ठीक है, वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं कर सकेगा। फुल वेट बेयरिंग विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, वेट बेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी, कंप्लीट वेट बेयरिंग, ठीक है। पार्शियल वेट बेयरिंग वो कर सकेगा ऑब्वियसली उस टांग के ऊपर जो कि अनअफेक्टेड है, ठीक है। देयर विल बी अ ग्रेटर लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड मोर देन 50%, ठीक है। नी की मूवमेंट का रिस्ट्रिक्ट हो जाना मोर देन 50%, इट इज इंडिकेटिव दैट देयर विल बी अ स्वेयर कंट्यूजन, ठीक है। और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, ग्रेटर लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। यहां तक बात की समझ आ गई। So these are the three grades of muscle contusion, and if we talk about how we are going to rehabilitate the stage, how we are going to rehabilitate a patient with a muscle contusion, ठीक है। तो there are the 4 important stages, ठीक है। The first one is we are going to control the hemorrhage, we are going to control the bleeding, ठीक है। The second one is we are going to restore and maintain the range of motion, and the third one is functional rehabilitation, and the last one is return to sports, ठीक है। सो जो आपका फर्स्ट स्टेज है रिहेबिलिटेशन का या मैनेजमेंट का, जिसमें आपने हेमरेज को कंट्रोल करना, उसमें आप हेमरेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ऑब्वियसली आप राइस थेरेपी दे सकते हो या आप कंप्रेशन बैंडेजेस यूज कर सकते हो टू प्रिवेंट फर्दर ब्लीडिंग, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कि आप इलेक्ट्रोथेरेपी यूज कर सकते हो, डिफरेंट मोडालिटीज यूज कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड्स, ठीक है, और लेजर थेरेपी आप यूज कर सकते हो टू allow the blood, ठीक है, that has been escaped from the blood vessels, ठीक है, into the compartment to get absorbed instantly or to get absorbed gradually, more gradually, ठीक है, as compared to normal routine, ठीक है। आप चाहोगे कि आप with the help of ultrasound or with the help of electrotherapeutic modalities आप वो जो ब्लड है उसको जल्द से जल्द रीअब्सॉर्ब करवाने की कोशिश करोगे, ठीक है, ताकि हेमाटोमा छोटे से छोटा हेमाटोमा बने। ऑब्वियसली जितना हेमाटोमा छोटा बनेगा उतनी ही रेंज ऑफ मोशन कम रिस्ट्रिक्ट होगी और पेशेंट जल्दी रिटर्न कर सकेगा अपने स्पोर्ट्स की तरफ। सॉफ्ट टिश्यू, ऑब्वियसली कंट्रोल ऑफ हेमरेज में हम सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन को कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहते हैं, हमने सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन नहीं देनी होती, क्योंकि देयर इज अ चांस कि जो हेमाटोमा बना होता है, ठीक है, और या जो ब्लड वेसल्स जो रखे हुए हैं वहां पर जो ब्लॉकेज आया है या जो क्लॉट बना है और ब्लड वेसल्स को फर्दर ब्लीडिंग से रोक रहा है, अगर आप सॉफ्ट टिश्यू करते हो तो देयर इज अ चांस कि वो क्लॉट दोबारा से डिसलॉज्ड हो जाए और दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। सो सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज, दैट इज कंट्रोल ऑफ हेमरेज। स्ट्रेचिंग, ठीक है, जेंटल बिल्कुल स्लाइड सा स्ट्रेच आप दे सकते हो, ठीक है,
The third one is strengthening आप करवाते हो with muscle setting exercises, ठीक है, मल्टीपल एंगल्स पर भी नहीं जाते हो, ओनली मसल सेटिंग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाते हो, ठीक है। द सेकेंड स्टेज इज रिस्टोर एंड मेंटेन द रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। ऑब्वियसली अब हिमाटोमा बन गया है, आपने ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लिया है, अब आपके पास सेकंड मैनेजमेंट स्टेज जो है दैट इज कंट्रोल ऑफ टू इम्प्रूव द रेंज ऑफ मोशन एंड टू मेंटेन द रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आप क्या करोगे, कंप्रेशंस आप कंटिन्यू रख सकते हो, अब आपको राइस थेरेपी की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। राइस थेरेपी में आप सिंपली जो आइसिंग्स हैं, ठीक है, वो आप परफॉर्म करवा सकते हो टू प्रिवेंट सोरनेस, मसल सोरनेस को प्रिवेंट करने के लिए आप आइसिंग करवा सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोथेरेपेटिक मॉड्यूल्स में आप क्या कर सकते हो कि हीटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। आपने फर्स्ट स्टेज में जितनी भी इलेक्ट्रोथेरेपेटिक मोडालिटीज यूज करनी है उसमें आपने हीटिंग को प्रमोट नहीं करना, लेकिन जो आपके सेकंड स्टेज है आपने उसमें हीटिंग को प्रमोट करना है, ठीक है, टू हैव अ ग्रेटर फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, ताकि जितना ब्लड फ्लो आए, ठीक है, और जितना वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सारे रिमूव हो सकें और जो मसल्स हैं वो अपनी एक्टिविटी को या रेंज को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन द सेकंड स्टेज विद इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटीज, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन सेकेंड स्टेज में आप कर सकते हो, ठीक है। ग्रेड 1 और 2 की आप लॉन्गिट्यूडिनल वो करवा सकते हो, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन मसाज करवा सकते हो, और इसके अलावा ग्रेड 2 की आप ट्रांसवर्स फ्रिक्शन मसाज करवा सकते हो, ठीक है। स्ट्रेचिंग, ठीक है, आप स्ट्रेचिंग को इंक्रीज करोगे, ठीक है, इस स्टेज के अंदर आप स्ट्रेचिंग को इंक्रीज कर दोगे और आप स्ट्रेंथनिंग को भी इम्प्रूव करोगे। लेकिन हमारे पास सेकंड स्टेज में ज़्यादा क्या है फोकस कि हम लोगों ने रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करना है, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है, सो वी विल फोकस मोर ऑन द स्ट्रेचिंग एज कंपेयर टू स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है, इन द सेकंड स्टेज। द थर्ड स्टेज दैट इज फंक्शनल रिहैबिलिटेशन, ठीक है। फंक्शनल रिहैबिलिटेशन में हमें कंप्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें राइस थेरेपी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटीज में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ज़रूरत है देन वी कैन डू परफॉर्म वी कैन डू यूज इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटीज, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड इन दिस स्टेज, दैट इज फंक्शनल रिहैबिलिटेशन। बच्चों 1 मिनट अजान हो रही है। बस यहाँ जी बच्चों, so during third stage we were talking about the rice therapy. राइस थेरेपी की आपको ज़रूरत नहीं है, कंप्रेशन बैंडेजेस की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसमें फुल वेट बेयरिंग करवाते हो,
ठीक है, और इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटीज की जरूरत नहीं है, दे आर नॉट रिकमेंडेड, बट इफ द पेशेंट वांट्स टू हैव अ इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटी सेशन, यस यू कैन डू इट इन दिस सेशन, ठीक है, एज वेल। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, ठीक है, अब आप सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन को फर्दर इंक्रीज कर सकते हो, इंटेंसिटी को, फ्रीक्वेंसी को सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन की आप स्ट्रेचिंग में, ठीक है, स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करोगे, ठीक है, फर्दर स्ट्रेचिंग को आप इंक्रीज कर सकते हो ड्यूरिंग दिस स्टेज, बट इन दिस स्टेज द मोर फोकस विल बी ऑन द स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अब आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की तरफ जाओगे, जो आपने पहले मसल सेटिंग आइसोमेट्रिक्स करवाई थी, अब आप क्या करोगे, मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स की तरफ जाओगे, आप कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस की तरफ जाओगे, ठीक है, सही है, और सिंपल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की तरफ जाओगे, ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज, ठीक हो गया। इसके अलावा आप इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस भी करवा सकते हो इस स्टेज में, एंड दैट इज फंक्शनल रिहेबिलिटेशन, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज रिटर्न टू स्पोर्ट्स। रिटर्न टू स्पोर्ट्स में आपको ऑब्वियसली ना वेट बेरिंग की जरूरत है, आपको ना सॉफ्ट टिश्यू ना आपको इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटीज की जरूरत पड़ेगी, ना आपको राइस थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। Yes, you can perform myofascial massage, ठीक है, in this stage, in the last stage as well, ठीक है, और रिटर्न टू स्पोर्ट्स में आपका ज़्यादातर फोकस होता है फंक्शनल स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ की तरफ। जो भी पेशेंट है, जैसा भी पेशेंट है, जिस भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपने उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाना है, ठीक है। इसमें आपको स्ट्रेचिंग के ऊपर फोकस नहीं करना है, इसमें आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर परफॉर्म नहीं करना, बल्कि किसके ऊपर परफॉर्म करना है, ऑन द स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज, ठीक है। सो दैट विल बी द मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्यूजन, ठीक है। इसमें कोई बात ना समझ आई हो तो भी पूछ लीजिए बच्चों। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, in case if there is a lower third of the thigh is involved, lower portion of the thigh is involved, there may be a chance that the blood can escape into the knee joint, ठीक है, और into the patellofemoral area, ठीक है, जिसकी वजह से patellofemoral पेन प्रोड्यूस हो सकती है if the lower thigh is involved in contusion as well, ठीक है, due to the escape of the blood. The blood can escape into the patellofemoral area or into the knee joint, or it can cause pain as well in both these areas, ठीक है। Now strain, ठीक है, the difference between a contusion and a strain, obviously strain तब होगा जब पेशेंट एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहा है, ठीक है, या मसल की जो मेटाबॉलिक कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो स्ट्रेंथ परफॉर्म शो करना चाह रहा है, या पावर शो करना चाह रहा है, या एंड्योरेंस ज़्यादा शो करना चाह रहा है मसल की मेटाबॉलिक कैपेसिटी से ज़्यादा, then there will be a chance that a muscle can get a strain, ठीक है। ऑब्वियसली स्ट्रेन तब होगा जब आप एक्स्ट्रा स्पीड आपको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, आप फर्दर एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, उनमें आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, कि आपका स्ट्रेन हो जाए। और जहां पर आप फर्दर ज़्यादा पावर आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा, अपनी पावर से ज़्यादा, वहां पर ये सबसे ज़्यादा कॉमन चांसेस हैं कि आपके मसल का स्ट्रेन हो जाए। Now the most important muscle strain is of rectus femoris. Obviously quadriceps में से जो most important muscle है that is rectus femoris. Why rectus femoris is important? Because it is a two joint acting muscle, ठीक है, it is acting on the hip joint as well as on the knee joint, ठीक है। ये जल्दी फटीग हो जाएगा और इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये आपका मसल जो है वो स्ट्रेन हो जाए, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि यूजुअली इस स्ट्रेन को, रेक्टस फेमोरस के स्ट्रेन को हम लोग बुल्स आई लीजन कहते हैं। Not only a rectus femoris, but if the proximal portion of the rectus femoris is involved in a strain, then will be known as bull's eye lesion, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि why it is called bull's eye lesion, ठीक है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि जब भी स्ट्रेन होता है तो स्ट्रेन तब होता है, या स्ट्रेन की जगह क्या होती है, साइट क्या होती है। ऑब्वियसली स्ट्रेन विल ऑकर एट द मिड बैली, ठीक है, सही है, और मिड बैली के ऊपर ज्यादातर स्ट्रेन कॉमन हो सकते हैं, ठीक है।
अब वो कहता है या आपकी जो मायोटेंडिनियस जंक्शंस हैं उनमें ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। तो बुल्सआई लीजन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ना तो मिड पोर्शन आपका इन्वॉल्व हो रहा है, ना आपका मायोटेंडिनियस जंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। सो द डिस्टेंस बिटवीन the myotendinous junction and the belly of the muscle, that portion is the proximal portion. If that proximal portion is getting involved, then it is known as a bull's eye lesion, ठीक है। अब मैं ये आपको सारों को बता रहा हूँ why it is called bull's eye lesion. Obviously it is not involving the muscle belly, it is not involving the myotendinous junction, and but if it is involving the muscle portion between the muscle belly and the myotendinous junction, then it is known as a bull's eye lesion, ठीक है, of the proximal rectus femoris strain। ठीक हो गया। हम मसल्स कंट्यूजन के लिए क्या करवा सकते हैं? सिंपली मसल कंट्यूजन के लिए हम लोग एमआरआई करवाएंगे। एमआरआई में आपको जो भी मसल इन्वॉल्व होगा, ठीक है, उस मसल के अराउंड आपको सबसे ज्यादा एडिमा फील नजर आएगा, ठीक है, एमआरआई में, कंट्यूजन्स में, ठीक है, सही है। आप जो स्ट्रेन इंजरी है उसमें आपको सिंपली फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है स्ट्रेन इंजरी कैन नेवर रिजल्ट इन अ हेमाटोमा और कैन नेवर रिजल्ट इन अ ब्लीडिंग, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें भी एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन में पेशेंट को पेन आएगी और पैसिव स्ट्रेच में भी पेन आएगी, ठीक है। टेंडरनेस फील हो सकती है ऑन पल्पेशन, टेंडरनेस नहीं भी फील हो सकती ऑन पल्पेशन, ठीक है, सही है। बट इट कैन बी डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ अ फिजिकल एग्जामिनेशन एज वेल एज ऑन द हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री से भी आपको पता चल जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट से भी पता चल जाएगा कि दिस मसल इज हैविंग अ स्ट्रेन इंजरी, ठीक हो गया। Now, the stress fracture of the femur, ठीक है, वो कहते हैं it is not as common as contusion and it is not as common as a strain, ठीक है, but it is an important diagnosis, ठीक है। Stress fracture of femur is important, ठीक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑफ फीमर के बारे में क्या कहता है कि ज्यादातर जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है वो आपके मिड शैफ्ट ऑफ द फीमर को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, और ज्यादातर उन स्पोर्ट्स रिलेटेड इंडिविजुअल्स में होता है जो कि डिस्टेंट रनर्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैराथन रेसर्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, ठीक है, उनमें देयर आर चांसेस कि वो आपकी जो मिड शैफ्ट है फीमर के उसको उसका स्ट्रेस फ्रैक्चर कॉज करते हैं, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि व्हाट विल बी द कंप्लेंट, ठीक है, इट विल बी अ पोरली लोकलाइज्ड पेन होगी, ठीक है, और डल किस्म की पेन होगी, ठीक है, जो कि एंटीरियर थाई में ज्यादातर होगी, ठीक है, और ये इसकी पेशेंट की कंप्लेंट होगी, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं जो पेन है वो अक्सर रेफर भी कर जाती है नी जॉइंट की तरफ, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हम क्या करते हैं इसमें, हम एक हैंड टेस्ट और फल्क्रम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हैंड टेस्ट भी वही है, फल्क्रम टेस्ट भी, दोनों को कह सकते हैं, एक ही टेस्ट के दोनों दो नाम से, डेट इज हैंड टेस्ट। सिंपली सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को बिठाना है, ठीक है, काउच के ऊपर उसकी थाई आ जाए, ठीक है, और जो नी जॉइंट से बिलो लोअर लेग है, ठीक है, डेट इज हैंगिंग लाइक यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, ठीक है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है आपने जो डिस्टल एंड है फीमर का उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करना है, ठीक है। किस डायरेक्शन में पुश करना है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करना है। जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हो, ठीक है, तो अगर पेशेंट को मिड शैफ्ट ऑफ फीमर का स्ट्रेस फ्रैक्चर होगा तो ऑब्वियसली इट विल एग्रेवेट द सिम्टम्स एज वेल, ठीक है। समझ आ गई बात की? आपने डिस्टल एंड ऑफ फीमर को क्या करना है? डाउनवर्ड पुश करना है, लाइक अ फल्क्रम टेस्ट, ठीक है। समझ आ गई कि आपने किस तरीके से पोजीशन दोबारा बता दें। जिस तरीके से सिटिंग पोजीशन होती है किसी भी पेशेंट की, पेशेंट को आपने काउच पर बिठाना है, नी जॉइंट तक जो पोर्शन है या डिस्टल फीमर जो है वो आपकी काउच के ऊपर आनी चाहिए, प्लेस होनी चाहिए, मतलब पूरी जो थाई है वो काउच के ऊपर प्लेस हो और जो आपका लोअर लेग है वो हैंग कर रहा हो फ्रीली ऑफ द काउच, ठीक है। जो डिस्टल एंड ऑफ फीमर है, अब आपने उसके ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर पुट करना है। जब जैसे ही आप डाउनवर्ड प्रेशर पुट करोगे तो जो शैफ्ट ऑफ फीमर होती है उसके ऊपर क्या आता है? प्रेशर आना शुरू हो जाता है, like it is acting as a fulcrum. That's why it is having the pressure will act on the femur as well, because the femur is acting as the shaft of the femur is acting as a fulcrum here in this test, ठीक है। तो अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर होगा फीमर का तो ऑब्वियसली पेशेंट की जो पेन होगी वो क्या हो जाएगी? एग्रेवेट हो जाएगी, ठीक है।
वो कहते हैं इसमें हम लोग एमआरआई करवाएंगे। एमआरआई में आपको पता चल जाएगा कि जी जो आपकी बोन है मिड शाफ्ट ऑफ द फीमर है दैट इज हैविंग अ लीजन। ठीक है, ये आप सबके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, this blue circled area, ठीक है, it is covering the shaft of the femur। ठीक है, और ये जो white colored का opaque सा एरिया है that is actually the stress fracture of the femur। ठीक हो गया, एक्सरेज में बहुत कम नजर आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर, तो आपको ऑब्वियसली एमआरआई की तरफ जाना पड़ेगा। नाउ वो कहते हैं व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन अ कंट्यूजन एंड अ स्ट्रेन। ठीक है, वो कहता है मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी में जो कंट्यूजन है वो ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट इंजरी होगी, और स्ट्रेन जो है दैट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी। ठीक हो गया। ऑनसेट ऑफ पेन क्या है कंट्यूजन में, इमीडिएट पेन होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे तो ब्लड वेसल्स रप्चर हो रही हैं। ठीक है, जबकि जो स्ट्रेन है उसमें तब पेन ज्यादा होती है जब आप रेस्ट कर लेते हो या आपके जो मसल्स हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं, तब आपको पेशेंट को ज्यादा पेन होती है। ठीक है, आफ्टर 24 आवर्स पेशेंट की पेन का बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, वो कहते हैं कि जो कंट्यूजन है उसमें ज्यादातर जो है वो आपकी जो पेन होगी आफ्टर 24 आवर्स वो एक्टिविटी से कम होना शुरू हो जाएगी, एक्टिविटी से, फिजिकल एक्टिविटी लाइक एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। ठीक है, उससे बेहतर होगी आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि जो स्ट्रेन की पेन है आफ्टर 24 आवर्स वो पेशेंट की पेन इंक्रीज हो जाएगी इफ ही और शी इज गोइंग टू यूज इट। ठीक है, अगर वो एक्टिवली या पैसिवली उसको यूज कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी पेन ज्यादा हो सकती है इन अ स्ट्रेन। ठीक है, नाउ द फोर्थ फैक्टर इज लोकेशन। ठीक है, वो कहते हैं यूजुअली जो कंट्यूजन की लोकेशन होती है दैट इज एंट्रोलेटरल कंट्यूजन। ठीक है, और डिस्टल एंड के ऊपर ज्यादातर कॉमन होती है जस्ट अबव द नी जॉइंट। ठीक है, बट इन कंट्यूजन ठीक है द अपर पोर्शन ऑफ द फीमर, ठीक है, ऑब्वियसली वहां पर आपका मायोटेंडिनियस जंक्शन है या वहां पर प्रॉक्सिमल फेमोरस रेक्टस फेमोरस का स्ट्रेन हो रहा है, तो दैट अपर पोर्शन ऑफ द थाई इज इन्वॉल्व्ड इन strain। ठीक है, while the lower end of the thigh is involved in contusion। ठीक हो गया, और the anterolateral area is involved, क्योंकि anterolateral area is more exposed to the external environment as compared to anteromedial portion। ठीक है, the last one is palpation। ठीक है, palpation में obviously आपको जब during the acute stage of contusion tenderness will be obvious during palpation। ठीक है, आपको बकायदा फील होगा कि the blood has been clotted। ठीक है, and there is a hematoma beneath the skin। ठीक है, जबकि जो आपका proximal rectus femoris का स्ट्रेन है, ठीक है, इसमें आपको टेंडरनेस बहुत ज्यादा लोकलाइज्ड मिलती है, अगर मिले, नहीं तो यूजुअली टेंडरनेस नहीं मिलती। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जो रेक्टस फेमोरस का जो स्ट्रेन है उसमें आपको टेंडरनेस नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो ऑब्वियसली तब मिलेगी जब आपका जो स्ट्रेन है वो स्वीयर हो, या आप जो आपकी टेंडरनेस होगी दैट विल बी लोकलाइज्ड एरिया। ठीक है, जेंटल स्ट्रेचिंग, अगर आपकी कंट्यूजन में जेंटल स्ट्रेचिंग होगी तो इट विल इनिशियली एक्टिवेट्स द पेन। ठीक है, व्हाइल इन स्ट्रेन, ठीक है, देयर विल बी नो एसोसिएशन विद द पेन। ठीक है, इसमें कोई एसोसिएशन नहीं होगी उसकी पेन के साथ। ठीक है, ऑब्वियसली स्ट्रेन की पेन तब ज्यादा हो जाती है जब वो रेस्ट में जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा रेस्ट में जाएगा आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी, तो उसकी पेन ज्यादा होगी स्ट्रेन में। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कंट्यूजन में वो कहता है कि स्ट्रेंथ तब तक लॉस नहीं होती जब तक के पेन रहती है, जब तक के आपकी पेन है, मतलब पेन की वजह से मसल को एक्टिवेट करने में मुश्किल पेश आएगी, वैसे ऐसा स्ट्रेंथ लॉस नहीं होती कंट्यूजन के अंदर, जबकि जो स्ट्रेन है, ठीक है, इसमें आपकी स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगी। ठीक हो गया, और वो कहते हैं कि इसमें ज्यादातर जो स्ट्रेंथ लॉस होती है वो इसेंट्रिक कंट्रोल आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, कंसेंट्रिक लॉस शायद इतना ज्यादा ना हो जितना आपका इसेंट्रिक लॉस है। ठीक है, तो these are the important features। हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन, पोस्टीरियर थाई पेन। ठीक है, वो कहता है हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन जो है दैट कैन बी ऑफ 3
ग्रेड्स एक्यूट भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है, ठीक है। ज्यादातर उन इंडिविजुअल्स में हैं जो कि रनिंग होते हैं, जो कि रनर्स होते हैं, ठीक है, या लॉन्ग जंपर्स होते हैं, ठीक है, सही है। ओलंपिक्स में एक गेम होती है लॉन्ग जंप, ठीक है, उसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं आपके हैमस्ट्रिंग के स्ट्रेन के, ठीक है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि जी इसका जो स्ट्रेन है ज्यादातर एसोसिएटेड है विद इंक्रीजिंग एज, ठीक है, इंक्रीज एज के साथ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जी जितना मर्जी आप स्ट्रेचिंग या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवा लें, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत कॉमन हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन ज्यादातर कहां पर होता है? हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन यूजुअली वो कहते हैं मस्कुलर टेंडिनियस जंक्शन के ऊपर होता है, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस और बाइसेप फेमोरस में सबसे ज्यादा कॉमनली अफेक्ट करता है बाइसेप फेमोरस को। व्हाई? देयर इज अ डुअल नर्व सप्लाई ऑफ bicep femoris, ठीक है। So if a bicep femoris is working, ठीक है, eccentrically as well as concentrically, there are chances कि जो न्यूरोमस्कुलर फटीग है, ठीक है, it will result in less synchronization of muscle activation, ठीक है। ऑब्वियसली जो आपके डुअल नर्व सप्लाई हैं, डुअल साइड से नर्व्स आ रही हैं और सप्लाई कर रही हैं हैमस्ट्रिंग मसल को, ठीक है, ये डिफरेंट टाइम के ऊपर जब एक्टिवेट करेंगी तो देयर आर चांसेस कि आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हो जाए बाइसेप फेमोरस का, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि अब इसका मैकेनिज्म मैं आपको समझाने लगा हूं कि व्हाई हैमस्ट्रिंग इज गेट हैविंग अ स्ट्रेन अमंग रनर्स, ठीक है, और अमंग लॉन्ग जंपर्स। वो कहता है कि जैसे ही आपका जो जब आप स्विंग फेज में होते हो, ठीक है, आपकी जब नी जॉइंट स्विंग फेज में होती है तो आपका हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो कंसेंट्रिकली नी फ्लेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इस सब बात से आप मुत्तफिक हैं कि जब भी आपकी नी फ्लेक्स हो रही है तो आपका हैमस्ट्रिंग मसल क्या कर रहा है? कंसेंट्रिकली आपकी नी फ्लेक्शन परफॉर्म करवा रहा है, ठीक है। नाउ जैसे ही आपका नी फ्लेक्शन के बाद आप कांटेक्ट की तरफ जाओगे टुवर्ड्स द फ्लोर कांटेक्ट, ठीक है, तहां तो अब आपके नी फ्लेक्शन कंप्लीट होने के बाद जो नी की एक्सेलरेशन है या नी की जो टिबिया की एक्सेलरेशन है इन द इंटीरियर डायरेक्शन, इट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड इसेंट्रिकली बाय द बाइसेप मसल, ठीक है। अब देखो एक टाइम पे वो क्या कर रहा है? कंसेंट्रिकली मूवमेंट परफॉर्म करवा रहा है, नी फ्लेक्शन परफॉर्म करवा रहा है, और इन द नेक्स्ट फेज इट इज एक्टिंग इसेंट्रिकली टू कंट्रोल द टिबियल एक्सेलरेशन। क्योंकि अगर आपका हैमस्ट्रिंग या बाइसेप फेमोरस या हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप, ठीक है, अगर टिबिया को कंट्रोल नहीं करेगा, टिबिया की एंटीरियर जो मूवमेंट हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ क्वाड्रिसेप एक्टिवेशन, अगर ये इसको कंट्रोल नहीं करेगा, इसेंट्रिकली इसको आहिस्ता आहिस्ता नहीं छोड़ेगा, तो फिर क्या होगा? यकदम से आपकी टिबिया आगे फॉरवर्डली मूव करेगी, एंटीरियरली रोटेट करेगी ऑनटू द नी जॉइंट, जिसकी वजह से आपके लिगामेंट्स की इंजरी के चांसेस हैं। सो इट इज अ सिंक्रोनाइज्ड एरिया के सिंक्रोनाइज्ड प्रोसीजर के जैसे ही हैमस्ट्रिंग मसल अपनी कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन को प्रोड्यूस करता है, क्वाड्रिसेप एक्टिवेट होता है और अब क्वाड्रिसेप कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है और हैमस्ट्रिंग क्या करता है? इसेंट्रिकली कंट्रोल करता है टिबिया की एंटीरियर एक्सेलरेशन को या एंटीरियर मूवमेंट को, ठीक है, जिसकी वजह से देयर आर चांसेस के आपका हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो क्या हो जाए? हैमस्ट्रिंग मसल के स्ट्रेन के चांसेस ज्यादा हैं। कंसेंट्रिकली भी वर्क कर रहा है, इसेंट्रिकली भी वर्क कर रहा है। समझ आ गई बात की? वो कहते हैं कि जब हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन, जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, ठीक है, वो क्या कहती हैं कि हैमस्ट्रिंग का जो स्ट्रेन है ज्यादातर तब हो रहा है, उस टाइम पीरियड पर हो रहा है जब आपका टर्मिनल स्विंग फेज आ रहा है, ठीक है। टर्मिनल स्विंग फेज के बाद जस्ट प्रायर टू द फुट स्ट्राइक, ठीक है, फुट स्ट्राइक से पहले, ठीक है, ड्यूरिंग द टर्मिनल स्विंग फेज, ठीक है, टर्मिनल स्विंग फेज आपका खत्म हो रहा है जस्ट प्रायर टू योर फुट स्ट्राइक, ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि वहां पर आपकी लेंथ टेंशन रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। देखो ये एक मसल है, लेट्स से हैमस्ट्रिंग मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल कंसेंट्रिकली वर्क कर रहा है, नी जॉइंट आपका फ्लेक्स हो रहा है,
अब नी जॉइंट आपका कंप्लीट फ्लेक्शन में चला गया, अब नी जॉइंट ने क्या होना है, एक्सटेंशन में जाना है। तो यहाँ पर वो इजीली क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इसेंट्रिकली रिलैक्स करना शुरू करेगा, इसेंट्रिकली अनलोडिंग करना शुरू करेगा। तो आपका क्या होगा, नी जॉइंट एक्सटेंशन में जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम एंड होगा, मैक्सिमम जो लेंथ है हैमस्ट्रिंग मसल की, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ के ऊपर जब हैमस्ट्रिंग मसल जाता है तो तब उसका कंट्रोल नी जॉइंट के ऊपर कम हो जाता है, टिबिया की एंटीरियर मूवमेंट में उसका कंट्रोल कम हो जाता है। दैट्स व्हाई द रिसर्चर्स हैव शोन दैट कि ड्यूरिंग द टर्मिनल स्विंग फेज एंड के ऊपर जब वो आपका फुट स्ट्राइक होने वाला है विद द फ्लोर, ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा चांसेस हैं आपके हैमस्ट्रिंग मसल के स्ट्रेन के। ठीक हो गया। नाउ what are the factors that are causing the hamstring strain? Most important is age, ठीक है, वो कहते हैं जितनी एज ज्यादा होगी there are chances के hamstring muscle strain के chances भी ज्यादा हो जाएं। previous injury to the hamstring muscle group, ठीक है, if there is a previous injury, ठीक है, then there are further possible chances कि आपका hamstring muscle strain हो जाए। रेस का वो कहता है कि ब्लैक एथनिक ओरिजिन के जो इंडिविजुअल्स हैं, स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स, उनमें ज्यादा चांसेस हैं आपके हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के एज कम्पेयर टू वाइट ओरिजिन। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, वो कहता है कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी आपके मस्कुलो टेंडिनियस यूनिट की, उतने ही आपके मसल के स्ट्रेन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। हैमस्ट्रिंग जितना ज्यादा टाइट होगा उतने ही हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली मसल की स्ट्रेंथ जितनी कम होगी उस वक्त भी मसल के स्ट्रेन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इस मसल ने क्या करना है, इसेंट्रिकली कंट्रोल करना है टिबिया की एक्सेलरेशन को, एंटीरियर मूवमेंट को। दैट्स व्हाई इफ देयर इज अ लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इन अ मसल, ठीक है, देन देयर विल बी अ मोर चांस इन ऑफ गेटिंग अ कंट्यूजन इन द हैमस्ट्रिंग मसल। न्यूरोमस्कुलर यूनिट, ठीक है, अब अगर आपका न्यूरोमस्कुलर यूनिट उतना अच्छा अडेप्टिव नहीं है, ठीक है, या उतनी अच्छी उसकी गेन नहीं हुआ, उसमें अडेप्टेशन प्रोड्यूस नहीं हुई न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में, देन देयर इज आल्सो अ पॉसिबल चांस दैट हैमस्ट्रिंग मसल्स गेट अ स्ट्रेन। The next one is lumbo-pelvic stability. अगर आपके लंबर और pelvis में स्टेबिलिटी का इशू चल रहा है तब भी आपके मसल स्ट्रेन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे हैमस्ट्रिंग्स में। ठीक है। इफ देयर इज अ जॉइंट डिसफंक्शन, वो कहता है कि जितने भी डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, ठीक है, जो कि अकर कर रही हैं आपके लंबोसेक्रल जंक्शन के ऊपर या सेक्रोइलिक जॉइंट के ऊपर, ठीक है, या हेप जॉइंट के ऊपर, जितने भी डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, ठीक है, जो कि जॉइंट डिसफंक्शन प्रोड्यूस करें, उसकी वजह से भी आपका हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन ज्यादा हो सकता है, ज्यादा कॉमनली अकर कर सकता है। तो what are the extrinsic factors of getting a hamstring muscle strain? ठीक है। inadequate warm up, ठीक है, एक्सरसाइज से पहले किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से पहले अगर आपने प्रॉपर वार्म अप नहीं हुए तब देन देयर इज अ चांस कि हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन हो। फिटनेस लेवल पेशेंट का डिटरमाइन करता है, ठीक है, ऑब्वियसली एक बिगिनर लेवल है, ठीक है, तो वो कम्पिटिटिव लेवल के ऊपर नहीं जा सकता जस्ट ड्यू टू दीज फैक्टर्स के लिए, उसका फिटनेस लेवल उतना अच्छा नहीं है, उसको ऑब्वियसली उस लेवल पर जाके जब ज्यादा पुश करना पड़ेगा अपने आप को फॉर कंपटीशन, ठीक है, देन देयर विल बी अ चांस के इंजरीज हो जो उसको मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड। फटीग है, ठीक है, ट्रेनिंग मोडालिटीज हैं। अब वो कहते हैं ट्रेनिंग मोडालिटीज कैसे इफेक्ट कर रही हैं। ट्रेनिंग आप करवा रहे हो किसी इंडोर एनवायरनमेंट में जहां पर A1 सर्फेसेस हैं, ठीक है, जहां पर प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, एयर कंडीशनिंग हुई है, ठीक है, वहां पर डिहाइड्रेशन नहीं हो रही, वहां पर स्वेटिंग नहीं हो रही, और जब आपका कंपटीशन है तो वो आउटडोर एनवायरनमेंट में है, ठीक है, और वहां पर ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। ऑब्वियसली आउटडोर एनवायरनमेंट में तो ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं होती, अनइवन सरफेस भी हो सकती है, देन देयर आर चांसेस कि आपकी जो ये जो ट्रेनिंग मोडालिटीज हैं ये डिफर कर जाए, ट्रेनिंग एनवायरनमेंट डिफर करने की वजह से भी आपका हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन हो सकता है। Now there are two important gold standard investigations for hamstring muscle strain. The one is ultrasonography and the second one is magnetic resonance imaging. ठीक है, MRI करवा सकते हैं एंड अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं।
डिफरेंस क्या है दोनों में? अल्ट्रासोनोग्राफी में हम क्या करते हैं, जिस तरीके से हम अल्ट्रासाउंड का प्रोब यूज करते हैं, सबको पता है अल्ट्रासाउंड के हेड का, ठीक है, दैट इज अ थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड। लेकिन जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड होती है उसमें भी प्रोब होता है, हेड होता है। जब हम उस हेड को पूरे हैमस्ट्रिंग मसल के ऊपर वो करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, टच करते हैं पूरे हैमस्ट्रिंग मसल के ऊपर, तो आपको साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। वो जो साउंड्स हैं, जिस जगह पर जाके वो साउंड्स धीमी होना शुरू हो जाए, कम होना शुरू हो जाए, इट मींस दैट पोर्शन इज इन हैविंग अ मसल स्ट्रेन, ठीक है, सही है। सो हाइपोइकोइक एरिया जो है उसका आपको क्या हो सकता है, हाइपोइकोइक एरिया हम कहते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी में आपको हाइपोइकोइक एरिया क्या इंडिकेट करता है, हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन इंडिकेट करता है। और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में आपके पास लाइक दिस, ये अगर आप देख रहे हो तो बाकी सारा आपको ग्रेश व्हाइट कलर नजर आ रहा है, ठीक है। थाई में दिस व्हाइटिश कलर ड्यू टू स्वेयर हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। दिस इज इंडिकेटिव ऑफ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन, ठीक है, दिस व्हाइटिश एरिया, ठीक है, ये क्या है आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन बता रहा है, ठीक है। एक्चुअली दिस इज एन एडिमा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के बाद जो एडिमा हुआ है ये उसको इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। जी बच्चों, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज जो पूछने वाली है या कोई चीज जो समझ नहीं आई? सर ये एक दफ़ा क्लियर कर दें कि आपने इस तरह बताया कि स्ट्रेन इसलिए रनर्स में और लॉन्ग जंपर्स में होगा क्योंकि स्विंग फेज के दौरान हैमस्ट्रिंग एक कॉन्सेंट्रिकली कंट्रोल करेगा नी फ्लेक्शन को और फ्लोर कांटेक्ट पे वो कंट्रोल करेगा इसेंट्रिकली टिबियल की इंटीरियर मूवमेंट को, इसलिए स्ट्रेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी ऑब्वियसली जहां पर एक मसल कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन भी करवा रहा है और इसेंट्रिक कंट्रोल भी कर रहा है, वहां पर चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो फर्दर रिसर्च है वो क्या कहती है कि जो मैक्सिमम, जब देखे ना आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो नी फ्लेक्शन हो गई, अब इसेंट्रिकली मसल क्या होना शुरू हुआ है, अनलोड होना शुरू हुआ है, ठीक है, इसेंट्रिकली लेंथनिंग होना शुरू हुई है बाइसेप फेमोरस की। लेकिन जो उसकी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज है, ये देखें, ये जो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज है, जब ये इससे वापस इसेंट्रिकली लेंथन होना शुरू होगा तो इसको इसमें कोई मसला नहीं आएगा। बेटा बात सुनने, बच्चों बात सुनने, सर आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी, मेरे नेट का मसला है, ये पॉइंट रिपीट कर दें। बच्चों ये बात सुने, देखें, ये लेट्स से दिस इज द हैमस्ट्रिंग ऑप्टिमल लेंथ है, लेट्स से दिस इज हैमस्ट्रिंग ऑप्टिमल लेंथ, ठीक है। आप सबको पता है कि दिस विल बी द इनर रेंज, दिस विल बी द लेट्स से इनर मोस्ट रेंज, दिस विल बी द मिड रेंज ऑफ द मसल एंड दिस विल बी द आउटर रेंज। हम सबको पता है मिडल रेंज के अंदर जो होता है मसल वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ऐसे ही है, सबको पता है मिडल रेंज में ज्यादा अच्छा मसल काम करता है, ठीक है। आउटर रेंज में और इनर रेंज में सबसे ज्यादा मसल्स को मसले आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होती है इट इज मिनिमल एज कंपेयर टू द मिड रेंज, ठीक है। अब वो कहते हैं लेट्स से दिस इज द ऑप्टिमल लेंथ ऑफ द बाइसेप फेमोरस ड्यूरिंग कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन, जबकि नी फ्लेक्स कर रहा है तो बाइसेप फेमोरस क्या करेगा, इस अपनी ऑप्टिमल लेंथ से कॉन्ट्रैक्शन में आएगा, ठीक है। दिस इज द ऑप्टिमल गेन इन कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन, ठीक है, ये उसकी ऑप्टिमल कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन हो गई है, ठीक है। नी फ्लेक्शन हो गई, नी फ्लेक्शन के बाद अब क्या कर रहा है, हैमस्ट्रिंग मसल इसेंट्रिकली क्या कर रहा है, इलोंगेट हो रहा है। अब वो कहते हैं ये जो इसकी कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन में जो ये शॉर्टनिंग हुई है मसल की, बाइसेप फेमोरस की, इस शॉर्टनिंग से जब वो इलोंगेशन में जाना शुरू करेगा तो ये इलोंगेशन उसके लिए इजी है कि वो इस शॉर्टनिंग से इस इलोंगेशन में चला जाए।
इस इलोंगेशन में चला जाए तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन जो बिल्कुल एंड पे उसकी इलोंगेशन होगी, वो जो टिबिया की बिल्कुल एंड की एंटीरियर मूवमेंट है जिसमें नी कंप्लीटली फ्लेक्स हो जाए, ठीक है, वो कंट्रोल करना बाइसेप के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसेंट्रिक जो इलोंगेशन है, ठीक है, वो जब तक तो वो कॉन्ट्रैक्शन मसल शॉर्टनिंग के करीब करीब इलोंगेशन रहेगी तब तक वो इजी रहेगा। जब तक वो शॉर्टनिंग से दूर होती जाएगी इलोंगेशन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, मुश्किल होना शुरू हो जाएगी, मसल के ऊपर बहुत ज्यादा लोडिंग हो जाती है ड्यूरिंग एक्सट्रीम इसेंट्रिक लोडिंग। उस टाइम के ऊपर ज्यादा चांसेस हैं कि आपका बाइसेप फेमोरस क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। बात समझ आई है? यस सर, क्लियर। अहमद अफजल, अहमद रजा, Ahmed Raza present, sir. एहसन अफजल भट्ट, अली हसन, प्रेजेंट सर। अमरीन शफीक, प्रेजेंट सर। सर अली हाँ, हसन, अली हसन मैं बेटा मुझे समझ आ गई है। आमना अनवर, डबल वन सर डबल मेरी आपने बोली नहीं। आमना, सर सिंपल आमना वन भी जीरो प्रेजेंट। आमना प्रेजेंट। सर 4 आमना प्रेजेंट। बेटा डबल वन डबल सेवन आमना अनवर। प्रेजेंट सर प्रेजेंट। सर मेरी हो गई है। जी बेटा। ओके सर। जी आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है, अटेंडेंस यस की सर। शीट यहाँ पर देख लीजिएगा। आमना अमार नासिर, आमना अनवर 1244, प्रेजेंट सर। आमना शफाकत अली, प्रेजेंट सर। अनम रशीद, अनीका आसिफ, प्रेजेंट। अस्मा नूरीन, आतिफ इम्तियाज, सर प्रेजेंट सर। आयशा हाशमी, प्रेजेंट सर। आयशा खालिद, प्रेजेंट सर। बिस्मा फारूक, प्रेजेंट सर। आयशा खालिद, दोबारा आयशा बोलिएगा। खालिक प्रेजेंट। ठीक है, आयशा हाशमी दोबारा बोलिएगा। आयशा हाशमी, बेटा आयशा हाशमी, सर वो अभी प्रेजेंट थी, उसने शायद लीव कर दिया। अच्छा ठीक है। बिस्मत ज़हरा, दानिश कायरा, प्रेजेंट सर। दानियाल हसन, इलीशा अफजल, प्रेजेंट सर। फिजा सलीम, प्रेजेंट सर। फरनिशा खालिद, हाफिजा मोतिया तबस्सुम, प्रेजेंट सर। हसनैन अली, प्रेजेंट सर। इकरा शबीर, प्रेजेंट सर। इकरा शौकत, प्रेजेंट सर। इज़ा अकमल, प्रेजेंट सर। इज़ा अरशद, जवेरिया तबस्सुम, प्रेजेंट सर। खुशबू,
Present, sir. Present. Kinza Salim, Present, sir. Mahnoor Arshid, Present, sir. Mahnoor Shafi, Present. आपने मेरी नींद लगाई, sir. ये लग गई अटेंडेंस Sir, is Rashid present? बेटा। इधर अर्शद बेटा लग गई। Sir, is Rashid present? आपने मेरी नींद लगाई, sir. लगा दी। इधर अर्शद बेटा लगा दी है। मनाहिल सरफराज, Present. मरियम फरागत, Present, sir. मोमना आबिद, Present, sir. Sir, मोहम्मद is Rashid की लग गई? Present, sir. मोहम्मद नोमान लियाकत, Present, sir. मोहम्मद शाहिर नजीब, मोहम्मद शहीद, मोहम्मद उमैर, Okay, मोहम्मद- sir. Sir, यहाँ पे सिग्नल का बड़ा इशू होता है इसलिए से. मोहम्मद जमान, नबिया शहजाद, Present. नूरुल हुदा, Present. नूरुल ऐन, Present, sir. रमला नासिर, रीम यासीन, रहमा किरण, Present, sir. सबा शेख, सादिया तहरीन, Sir, Sabar Sheikh present. ठीक है, समीमा सईद, Present, sir. Sir, Sadia Present, sir. समरा असलम, Present, sir. सना फेरोज, सानिया परवेज, Present, sir. सरोश नूर, सीमल शफीक, सहरिश अशरफ, Present, sir. शांजा सलीम, Present, sir. सिद्रा जमशेद, Sir. सोहा असगर, Present. सुहेब लियाकत, Present, sir. Suhaib, present. सैयद मजहर, Present, sir. सैयदा फायजा रिजवी। Present, sir. अच्छा बच्चों, सारे बच्चे एक दफा सुन लें। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई क्लास स्टार्ट होगी, आई विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। आप समझ लें कि ये एक किस्म की क्लास पार्टिसिपेशन होगी। प्रीवियस लेक्चर्स में से भी सुनूंगा और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेट्स से, ठीक है। मैं ये देखूंगा कि कौन कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। मैं आफ्टर द प्रेजेंट लेक्चर या जो टॉपिक पढ़ाया होगा जिस दिन, उसके एंड के ऊपर भी आपसे एक या दो क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। सही है। आप लोगों ने सारों ने एक्टिव होकर बैठना और प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर पढ़ना। अब ये जो लेक्चर है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सुनूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ये आपकी क्लास थी और मैं आप लोगों को जल्दी आप उनको मेल भी कर दूंगा अबाउट योर असेसमेंट प्लान और जो सेशनल्स होंगे, ठीक है। क्विज आप लोगों का होगा, लेकिन जो आप लोगों का क्विज है इट विल बी ऑफ 5%, ठीक है। 10% नहीं है। वैसे तो कहा जा रहा है कि आप क्विज को कैंसिल कर दें, लेकिन मैंने क्योंकि आप ले लिया, आप लोगों ने तैयारी की है, तो आई विल नाउ इट विल बी ऑफ 5% नॉट 10%, ठीक है। सर तो बाकी ओरल असेसमेंट्स होंगी जिस तरह वाइवा वगैरह, इसी तरह से असेस करेंगे सारे सेमेस्टर में? यस, लाइक दिस। ठीक हो सर, तो ये मिड का जो वीक था, ये मिड की जो डेट थी, अब मिड्स नहीं होंगे फिर, इसका मतलब है? बेटा मेरे ख्याल से मिड्स नहीं होंगे, ठीक है। 60% आपका फाइनल होगा, 40% आपके सेशनल्स होंगे।
Okay, सर sir. सेशनल्स में वही सीपी असाइनमेंट क्विजेस वगैरह सब। वो मैं आप लोगों को भी भेज दूंगा सेशन के व्हाट विल बी द असेसमेंट sir? प्लान। ओके ऑफिशियली क्लास पार्टिसिपेशन तो कल से स्टार्ट हो रही, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगी ना? यस ठीक है, 5% की आपकी सीपी होगी, 5% का आपको क्विज होगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट 30% है वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग ने क्या करना है, ठीक है। ठीक है सर, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।